बच्चों तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे भ्रूणकोश की संरचना क्या होती है, इसे मादा युग्मकोद भिद क्यों कहते हैं। देखो बेटा जी, हम कल बताए थे भ्रूणकोश के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है और इसी के अंदर मादा युग्मक यानी अंडकोश का रहता है, तो इसीलिए इसे मादा युग्मकोद भिद भी कहते हैं। अब इसका विकास कैसे होता है, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो पिछले टर्म पे तो अभी हम लोगों ने देखा कि दीर्घ बीजाणु जनन क्रिया के फलस्वरूप कितने दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4 दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब इन 4 दीर्घ बीजाणुओं में से 3 दीर्घ बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जबकि एक दीर्घ बीजाणु क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। तो मान लीजिए ये 3 दीर्घ बीजाणु नष्ट हो गए, एक क्रियाशील है। अब क्रियाशील दीर्घ बीजाणु को मैंने यहाँ पे बना लिया, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु। अब ये क्रियाशील दीर्घ बीजाणु जब अपना विकास करता है तो सबसे पहले ये अपने आकार में बड़ा होता है। तो मान लीजिए ये क्रियाशील दीर्घ बीजाणु हमारा क्या हो गया, आकार में बड़ा हो गया। जब आकार में बड़ा हो जाता है तो इसका केंद्रक विभाजित होकर के 2 केंद्रकों में बंट जाता है, यानी इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 2 केंद्रकों का निर्माण कर देता है। अब जब 2 केंद्रक बन जाते हैं तो अब ये तुरंत कोशिका नहीं बनते हैं। बेटा जी याद रखना, जब कोशिका विभाजन होता है तो 2 अवस्थाओं में होता है, एक बार केंद्रक का विभाजन होता है, दूसरी बार कोशिका द्रव्य का। तो यहाँ भी कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। फिर ये दोनों के दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पे जाते हैं। ये हमारा सिरा है निभाग वाला, निभाग यानी चलेजा वाला, और ये जो हमारा सिरा है ये बीजांड द्वार वाला है, बीजांड द्वार। तो ये दोनों के दोनों केंद्रक अब अपोजिट चले जाते हैं। यहाँ आ गया एक, यहाँ आ गया। अब बेटा जी ये दोनों केंद्रक तुरंत पुनः दोनों के दोनों केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होंगे। तो फिर से यहाँ 1 से 2 बन जाएगा और यहाँ भी 1 से 2 बन जाएगा। अब ये दूसरी बार हुआ, फिर ये दोनों केंद्रक पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होंगे। तो यहाँ 2 से कितना बन जाएगा, 4, और यहाँ भी 2 से कितना बन जाएगा, 4 बन गया। अब इन 4 केंद्र को, ये हमारा निभाग की तरफ है, ये बीजांड द्वार की तरफ है। अब इधर से एक केंद्रक और इधर से एक केंद्रक किधर की तरफ मूव करेंगे, केंद्रक की तरफ एकदम, यानी सेंटर की तरफ भ्रूणकोश के। तो भ्रूणकोश के जब एकदम केंद्रक की तरफ गति करना प्रारंभ करते हैं तो ये संरचना हम अब बना देते हैं। मान लीजिए 4 केंद्रक इधर थे, तो एक केंद्रक जब मध्य में आ जाता है तो रह गए कितना, 3, और इधर भी कितने रह जाते हैं, 3, और 2 केंद्रक यानी एक बीजांड द्वार की तरफ से और दूसरा निभाग की तरफ से, दोनों आकर के एकदम भ्रूणकोश के मध्य में मिल जाते हैं। तो इसको बेटा जी हम नाम दे देते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या नाम दे देते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, यानी पोलर न्यूक्लियाई। अब ऊपर 3 केंद्रक रह गए हैं। अब इनके चारों तरफ क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। अब इसके चारों तरफ किसका निर्माण हो गया, कोशिका भित्ति का। और जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया तो 3 कोशिकाएं बन गई। नीचे भी सेम वही काम होगा, इनके चारों तरफ भी क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ भी कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 3 कोशिकाएं। ये बेटा जी जो मध्य की कोशिका होती है ये आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है, ये लीजिए आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ऊपर जो 3 कोशिकाएं बनी हैं ये हमारा कौन सा सिरा है, निभाग, और ये हमारा कौन सा सिरा है, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। तो निभाग की तरफ जो 3 कोशिकाएं बनती हैं इनको हम नाम दे देते हैं प्रतिमुख कोशिका। क्या नाम दे देते हैं, प्रतिमुख
कोशिका, एंटीपोडल सेल। जो निभाग की तरफ बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं बनती हैं, इनमें जो मध्य की कोशिका होती है इसे नाम दे देते हैं अंड कोशिका, यानी ये हमारी कौन सी है, अंड कोशिका। एग सेल। ये जो बगल में कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम नाम दे देते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, यानी सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। अब सिनर्जिड सेल यानी सहायक कोशिका में देखते हैं तो इसके आधार पर एकदम अनियमित आकार की संरचना पाई जाती है। इस अनियमित आकार की संरचना को बेटा जी नाम दे देते हैं तंतु रूप समुच्चय। क्या नाम दे देते हैं, तंतु रूप समुच्चय, तंतु रूप समुच्चय, यानी फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटस। अब बेटा जी इधर 3 कोशिकाएं, इधर 3 कोशिकाएं, और ये जो मध्य में है ये पूरी की पूरी एक कोशिका हमारी होती है। ये अकेली एक कोशिका बड़ी सी होती है। इस कोशिका को नाम बेटा दे देते हैं केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। ये हमारा एक पूरे के पूरे भ्रूण कोश की संरचना है। अब भ्रूण कोश की संरचना में हम देखें क्या देखने को मिलता है। निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। मध्य की कोशिका बड़ी होती है, इसे अंड कोशिका कहते हैं। इस अंड कोशिका के दोनों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। सहायक क्यों कहते हैं बेटा जी, ये जो हमारी सहायक कोशिकाएं हैं इनके आधार पर एक अनियमित आकार की संरचना होती है जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। और ये तंतु रूप समुच्चय निषेचन में मदद करता है। कैसे, जब वर्तिकाग्र पर पराग नली का विकास होता है तो उस पराग नली को ये गाइड करता है कि किधर जाना है। अब वो इधर की यानी इसी की तरफ अट्रैक्ट होकर चला जाता है और इसी के रास्ते ये भ्रूणकोश में प्रवेश करता है। तो ये दोनों के दोनों सहायता करते हैं, इसीलिए सहायक कोशिका कहा गया है। जो बीच की कोशिका होती है सबसे बड़ी वाली, इसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसका जो केंद्रक होता है उसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो हमको नहीं लगता इस संरचना में अब कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत है तो बेटा जी फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए कमेंट करिएगा, इसको हम फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरे तरीके से आपको समझाएंगे जो प्रॉब्लम होगा। तो इस संरचना में तो अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्या है। देखो बेटा जी, अगर इस पूरे के पूरे हम भ्रूणकोश में बात करें तो आपको कितना केंद्रक दिखाई दे रहा है। 1 2 3, 2 यहाँ, 4 5 6 7 8, यानी भ्रूणकोश में कितने केंद्रक हैं, 8। 8 केंद्रकीय। अब कोशिकाओं को काउंट करो, कितनी कोशिकाएं हैं। ऊपर 3, 1 2 3, नीचे 3 4 5 6, और बीच में 1 जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 7। 7 कोशिकीय। तो ये क्वेश्चन बेटा जी बहुत बार पूछा गया है, हमारा जो भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है। तो आप कहोगे 8 केंद्रीय 7 कोशिकीय, यानी इसमें 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो अब हमको नहीं लगता इसमें किसी को कोई समस्या होगी। अगर हम इसमें बात करें इनकी नेचर यानी पोलाइडी क्या होती है, तो बेटा जी याद रखना सारी की सारी कोशिकाएं ये सब अगुणित होती हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो क्रियाशील दीर्घ बीजाणु है ये अगुणित है और इसी से पूरा सबका विकास हुआ है। तो अब हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा। चलिए
अगले टर्म पे बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने नर जनन तंत्र पढ़ लिया पुष्प का, मादा जनन तंत्र पढ़ लिया पुष्प का। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परागण। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा बेटा जी परागण। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।